अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अख्तर नजीर। स्टूडेंट, आज हम एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पर बात करेंगे। ये टॉपिक सीएसएस 2021 में एग्जामिनर ने पूछा था और टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी इज यूटोपिक। टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूंगा। अगर हम सीएसएस या पीएमएस के लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स का एनालिसिस करते हैं तो एक चीज हमें नजर आती है कि जो टॉपिक्स का ट्रेंड है वो काफी चेंज हो रहा है। पहले हमारे पास एसेज आते थे, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स, या फिर उसने पूछ लिया स्टेटस ऑफ वीमेन इन इस्लाम। लेकिन सीएसएस 2020 से ऑनवर्ड ये ट्रेंड अब चेंज हो चुका है और एग्जामिनर ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स जो हैं वो एसेज के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहा है। फॉर एग्जाम्पल सीएसएस 2024 में टॉपिक आ गया होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स, या फिर सीएसएस स्पेशल में उसने पूछ लिया सो श्योरली विद हार्डशिप कम्स ईज। इसी तरह सीएसएस 2023 में टॉपिक था द वन हु यूजेस फोर्स इज अफ्रेड ऑफ रीजनिंग, द फूल स्पीक्स द वाइज लिसन्स, या फिर उसने पूछ लिया इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। जब इस तरह के टॉपिक्स आते हैं तो हम में से 90% स्टूडेंट्स इन्हें अटेम्प्ट करने से अवॉइड करते हैं। अगर आप सीएसएस 2024 के एसए के पेपर का एक बंडल ओपन करें तो उसमें 60 to 70% स्टूडेंट्स ने एक ही टॉपिक अटेम्प्ट किया था एंड द टॉपिक वाज पाथवेज टू पाकिस्तान प्रॉस्पेरिटी, जिसमें हाईएस्ट फेलियर रेट है। 10 to 20% ने ग्लोबलाइजेशन या पॉलिटिकल पोलराइजेशन, 5 to 10% ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आईमेक, और हार्डली 1% लोगों ने होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स को अटेम्प्ट किया। क्यों 70 to 80% कैंडिडेट्स ऐसे टॉपिक्स जो कि क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग डिमांड करते हैं उन्हें अटेम्प्ट करने से अवॉइड करते हैं? इसकी बेसिकली 3 मेन रीजंस हैं। द फर्स्ट वन इज माइंडसेट। हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये ख्याल करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स या तो लिटरेचर वाले या फिर यूपीएससी के एस्पिरेंट्स अटेम्प्ट करते हैं और हम डे 1 से ये माइंड बना लेते हैं कि हमें इस तरह के टॉपिक्स की तरफ बिल्कुल देखना ही नहीं। द सेकेंड वन इज लैक ऑफ क्वालिटी रीडिंग। हम लोग ज्यादातर क्रैम्ड मटेरियल पर फोकस करते हैं और क्वालिटी रीडिंग को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इसकी वजह से हमारे पास ना तो सफिशिएंट नॉलेज आता है और ना ही हमारा इंटरेस्ट इन टॉपिक्स की तरफ डेवलप होता है। नंबर 3, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर हम पेपर से पहले एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हम एक क्वालिटी एब्स्ट्रैक्ट ऐसे प्रोड्यूस कर सके। मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि एग्जामिनर हर साल 1 या 2 टॉपिक्स ऐसे देता है कि एक अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग रखने वाला कैंडिडेट्स उन्हें इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। सो इन सम ऐसे कैंडिडेट्स जो एसए के पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं दे शुड इक्वली प्रैक्टिस एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स along with some other themes. Now we move towards the topic and the topic is universal human equality is utopic. First of all हम इस टॉपिक की नेचर देखते हैं और नेचर इसकी क्लियर है कि ये एक आर्गुमेंटेटिव एसे है। अगर हम इसकी आउटलाइन में फर्स्ट हेडर की बात करें तो ये इंट्रोडक्शन का हेडर है और इसके नीचे मैंने कुछ भी नहीं लिखा। नो थीसिस स्टेटमेंट, नो एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी की वेरिएबल। अगर आप इस हेडर के बारे में मजीद डिस्कशन चाहते हैं तो आप हमारा फर्स्ट लेक्चर विजिट कर सकते हैं। सेकंड मेन हेडर में मैंने की है एक्सपोजिशन और फ्रेज है हमारा डिकोडिंग द टर्म इनइक्वालिटी एंड हाईलाइटिंग इट्स डिफरेंट शेड्स। इस एक्सपोजिटरी पैराग्राफ के अंदर हम एग्जामिनर को इनइक्वालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताएंगे। यहां हम
इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, पॉलिटिकल क्लास स्ट्रक्चर और रिलीजियस डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। थर्ड मेन हेडर में मैं अपना स्टांस दूंगा, एंड माय स्टांस इज क्रिस्टलाइन। यस, यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी doesn't exist across the world. If we scan the historical pages of human history, one thing is clear: inequality dances everywhere. हमारे इस टॉपिक के दो की वेरिएबल्स हैं और मैंने इन्हें कॉलन के साथ ज्वाइन किया है, एंड द पॉइंट इज यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी, अ डिस्टेंट ड्रीम ऑफ ह्यूमैनिटी। अब जब हमारा स्टांस क्लियर हो गया है तो हम यहां पर राइटिंग का जो सेकंड डिस्कोर्स है आर्गुमेंटेशन का, वो यूज करेंगे। द फर्स्ट आर्गुमेंट कम्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू चाइल्ड, एंड द फ्रेज इज बायोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड परपिचुएशन ऑफ इननेट इनइक्वालिटी। मैंने इस आर्गुमेंट को जस्टिफाई करने के लिए जॉन मिशोनिस का एक आइडिया नरेट किया है, एंड द आइडिया इज रिलेटेड टू द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पिंक एंड अ ब्लू वर्ड फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। Here Michonis says the very first question people usually ask about a newborn baby, is it a boy or a girl, has a great significance in the life of that newcomer. If it is a boy, it will be welcomed into a blue word. Here blue word means audacity, openness, self-determination and freedom of choice in the upcoming life. And if it is a girl, it will be welcomed into a pink word. Here pink word means conservativeness, restrictiveness, shyness and lack of freedom for social mobility. So the idea of inequality is inculcated in the very beginning of life, which ultimately leads us toward the socially constructed idea of boys will be boys and girls will be girls. My second evidence comes from family status and unparalleled opportunities for two different children. यहां पे कार्ल मार्क्स का कहना यह है कि फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन इज अ रूट कॉज ऑफ इनइक्वालिटी। एक बच्चा रॉयल पैलेस में आंख खोलता है जबकि दूसरा एक कॉटेज फैमिली में पैदा होता है। इन दोनों की फिजिकल ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट और सोशल एटीट्यूड में जमीन आसमान का फर्क होगा। सुपर रिच फैमिलीज के बच्चे हर लग्जरी को एंजॉय करते हैं, जबकि पुअर फैमिलीज के लोग अपनी फंडामेंटल नीड्स को पूरा करने के लिए तरस रहे होते हैं। सो वेयर इज इक्वालिटी? दैट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ our first paragraph. Let's move towards the second point, which is derived from caste system, and the phrase is caste and clan culture in different societies and social ranking of people, and other shade of inequality. For the justification of this point, I will explain the idea of caste system in Hinduism. Either it is good or bad for social progress, it is a different debate. हमें यहां पर सिर्फ एक चीज को जस्टिफाई करना है कि किस तरह इक्वालिटी एक यूटोपिक आइडिया है। अगर हम हिंदुइज्म के रिलीजियस लिटरेचर को थोड़ा स्कैन करते हैं तो हमें वहां पर चार बेसिक वेद नजर आते हैं। द फर्स्ट वन इज ऋग्वेदा, विच इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वेदा. The second one is Samaveda, which is the reference of singing. The third one is Jurveda. It is called the book of prayers. And the last one is Atharvaveda, which is related to magics and charms. Social classes और caste system को explain किया गया है first वेद में. According to that Vedic classification, टॉप पे आते हैं ब्राह्मण, जो कि प्रीस्ट क्लास है,
सेकंड पे आते हैं क्षत्रिय, जो कि वॉरियर अरिस्टोक्रेसी है। थर्ड पे आते हैं वैश्य, जो कि बिजनेस कम्युनिटी है। और लास्ट पे आते हैं शूद्रा, जो कि सर्वेंट क्लास है। इसे फर्दर अनटचेबल या दलित्स में डिवाइड किया गया है, जिसका जिक्र आमिर खान ने अपनी मूवी लगान में किया था और इसका रोल प्ले किया था कचरा ने। दिस कास्ट सिस्टम outrightly justifies that equality is a concocted agenda which doesn't exist in reality. Our second example comes from clan and tribe culture in South Asian countries. इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम पाकिस्तान का डेमोग्राफिक एनालिसिस करें तो केपीके में हमें नजर आते हैं आफरीदी, बंगश, खटक और दोरानी। इसी तरह बलूचिस्तान में बुगटी, मरी, मगसी और मैंगल। सिंध में भुट्टो, शर और अबड़ो, जबकि पंजाब में सिद्धू, जट, खोखर, चीमा और डिफरेंट कास्ट नजर आती हैं। इस कास्ट में जो प्रिविलेंट शेड है इनइक्वालिटी का, वो ये है कि हर कास्ट की पर्सनल बाउंड्रीज हैं जिन्हें वो बहुत ही सैक्रेड कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंडोगेमी, जहां पे यह कहा जाता है कि हम आउट ऑफ कास्ट मैरिजेस इसलिए नहीं करते कि हमारा सोशल स्टेटस जो है उनसे बेहतर है। तो कहां पे रह गई इक्वालिटी? आवर थर्ड पैराग्राफ इज रिलेटेड टू क्लास स्ट्रक्चर एंड द फ्रेज इज political stratification in different states and existence of deep-seated class system. The first example comes from ancient regime and social hierarchy in old French society. अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की हिस्ट्री को थोड़ा रीड करते हैं तो आपको बर्बन डायनेस्टी में प्रॉपर क्लास स्ट्रक्चर नजर आएगा, जहां पे टॉप पे आते थे फर्स्ट स्टेट वाले। इसमें क्लर्जी और चर्च के लोग शामिल थे। देयर टोटल पॉपुलेशन वाज अराउंड 1 लाख एंड दे हैड अ लग्जूरियस लाइफस्टाइल। सेकेंड स्टेट में आते थे नोबल्स एंड दे हेल्ड 25% ऑफ द टोटल लैंड। बोथ दीज क्लासेस, द फर्स्ट स्टेट and the second state, were exempted from taxation burden. Third state में आते थे commoners. They were the major chunk of French population. Their number was around 3 crore and most of them were farmers, peasants and factory workers. 95% taxes were paid by that third state. और इसके बारे में एक फेमस कोट हुआ करता था, द क्लर्जी प्रेस, द नोबल्स फाइट एंड द कॉमनर्स पे। Surely it was inequality which was dancing everywhere in French society, which ultimately propelled the third state towards the French Revolution. आज भी ये क्लास स्ट्रक्चर हमें फ्रेंच, ब्रिटिश और अमेरिकन सोसाइटीज में नजर आता है, जहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड और हाउस ऑफ कॉमन इसकी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। अगर हम ईस्टर्न सोसाइटीज की बात करें तो यहां पे भी हमें यह डिवीजन नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल जापान में भी 3 क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं। टॉप पे आती है नोबिलिटी, सेकेंड नंबर पे आते हैं समुराय जो कि वॉरियर कम्युनिटी है, और थर्ड पे आते हैं बुराकोमैन जो कि वर्किंग क्लास है। इसी तरह जब 1917 में रशियन रेवोल्यूशन आया था तो वहां पे भी 2 क्लासेस थी। एक तरफ थे बोल्शेविक और दूसरी तरफ थे मेंशेविक। बोल्शेविक एक्चुअली एक क्लास लेस सोसाइटी जो है वो एस्टैब्लिश करना चाहते थे, जबकि दूसरी तरफ मेंशेविक कैपिटलिज्म को प्रमोट करना चाहते थे। अल्टीमेटली बोल्शेविक रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन इक्वालिटी क्रिएट करने में यह आज भी नाकाम रहा है।
यहां पे भी 3 क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं। टॉप पे आते हैं अपार्थिक्स, सेकंड नंबर पे आते हैं इंटेलिजेंसिया और थर्ड पे आते हैं रूरल पीजेंट क्लास, which outrightly shows that the dream of classless society is still a dream today. My fourth point comes from slavery, and the phrase is the traumatic story of slavery and miserable life of black people, an evidence of segregation in the 21st century. For the explanation of this point, I will quote Drawing the Color Line बाय हॉवर्ड जिन। इस चैप्टर के अंदर हॉवर्ड जिन हमें बताते हैं कि किस तरह ब्लैक्स को मॉडर्न हिस्ट्री में स्लेवरी की चेन्स में बांधा गया। स्टोरी स्टार्ट होती है 1600 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश की जाती है। ब्रिटेन नॉर्थ अमेरिका में कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करता है और 1607 में वर्जीनिया की कॉलोनी एस्टैब्लिश की जाती है। इस कॉलोनी के अंदर कॉटन, इंडिगो और शुगर कैन को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए थी लेबर, और ये लेबर इंपोर्ट की जाती है अफ्रीका से। सो द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड स्टार्टेड। द ब्लैक वीमेन एंड ब्लैक मेन वर कैप्टिवेटेड फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। White masters dehumanized the Negroes, and the black ethnicity was insulted, derogated, and segregated in schools, colleges, universities, and even health department. Our second example comes from The Wretched of the Earth, a book written by Frantz Fanon. यहां फैनन हमें बताते हैं कि किस तरह कॉलोनाइजेशन के पीरियड में ब्लैक्स के साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया और उनकी मेंटल हेल्थ को तबाह किया गया। इसके बारे में अब्राहम लिंकन ने कहा था, आई विल नॉट टॉलरेट हाफ फ्री एंड हाफ स्लेव, और इस बात पर नॉर्थ और साउथ के दरमियान सिविल वॉर हो जाती है। दिस ड्रेडफुल चैप्टर ऑफ स्लेवरी outrightly exposes that even in the 21st century all are not equal. बात करते हैं 5th बॉडी पैराग्राफ की, जो कि आता है फेमिनिज्म से। फ्रेज मैंने लिखा है जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन एंड एन अनइक्वल वर्ड फॉर 3 sexes. In our first example, we explain the concept of sexism and the dominancy of patriarchal mindset. First of all, we make a clear difference between sex and gender. Sex is a biological identity of an individual, while gender is a socially constructed idea. Biologically, हमारे पास 3 तरह के sexes हैं, मेल, फीमेल और इंटरसेक्स। अब यहां पे कॉन्सेप्ट आता है सेक्सिज्म का, विच मीन्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेल सेक्स अपने आप को फीमेल सेक्स से बेहतर कंसीडर करता है, या फिर ये दोनों सेक्सेस अपने आप को इंटरसेक्स के जो लोग हैं उनसे सुपीरियर ख्याल करते हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि यह सेक्सिज्म का शिकार है। इसी तरह अगर हम सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात करें तो हमारे पास हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, बायसेक्सुअल और एसेक्सुअल ओरिएंटेशन एग्जिस्ट करती हैं, और यहीं से इमर्ज होता है LGBTQ का स्कूल ऑफ थॉट। हालांकि मैं इस स्कूल ऑफ थॉट को ऑल टुगेदर रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि बायोलॉजिकली और मॉरली ये जस्टिफाइबल नहीं है। बट अक्रॉस द वर्ल्ड इस स्कूल ऑफ थॉट को बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, युवल नोह हरारी LGBTQ को बहुत विग्रेसली सपोर्ट करता है, खुद भी होमोसेक्सुअल है और उसने एक मर्द से शादी की हुई है। इसी तरह
इंडिया ने 2018 के अंदर सेक्शन 377A जो कि इंडियन पिनल कोड का था उसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया। इसका मतलब यह है कि नाउ होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट एन ऑब्जेक्शनेबल एक्ट इन इंडिया। ये जो डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन है ये इस चीज को पॉइंट आउट करती हैं कि हमारे यहां एक यूनिवर्सल सेक्सुअल पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता। एंड हियर वंस अगेन ऑल आर नॉट इक्वल। अब हम बात करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, विच इज डिफाइंड एज अनइक्वल, अनफेयर एंड अनजस्ट ट्रीटमेंट ऑफ पीपल बेस्ड ऑन देयर जेंडर। इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए हमें फेमिनिस्ट मूवमेंट्स नजर आती हैं। हालांकि फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के अंदर भी आपको डिवीजन नजर आएगी, जहां पे एक तरफ गुड फेमिनिस्ट हैं जो कि फीमेल्स के रियल इश्यूज सच एज फोर्स मैरिजेस, डोरी सिस्टम और ऑनर किलिंग के ऊपर बात करती हैं, जबकि दूसरी तरफ बैड फेमिनिस्ट हैं जो कि रेडिकल आइडियाज को प्रमोट करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज टू सेक्सेस, मेल एंड फीमेल, द स्टोरी ऑफ ट्रांसजेंडर इज मिजरेबल। They are considered as less humans. They have no identity, no education, no jobs, no respect, and even no dignity. Ultimately, they become street dancers and beggars. That is the painful story of intersex community. कहां पे है egalitarian society? कहां पे है इक्वालिटी? वी टॉक अबाउट द 6th पॉइंट एंड इट कम्स फ्रॉम एथनिक डिवीजन। फ्रेज मैंने लिखा है डिफरेंट रेसेस एंड एथनिसिटीज एंड एंथ्रोपोलॉजिकल स्टेटम्स ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी। माय फर्स्ट एग्जांपल कम्स फ्रॉम हिटलर्स आइडिया ऑफ आर्यन आइडेंटिटी एंड mass killing in the Second World War. Hitler was actually the victim of some dangerous ideologies such as racism, Aryanism, and supremacism. For the sake of this foolish ideology, he ruthlessly murdered some 24 lakh Polish, 30 lakh Ukrainians, 16 lakh Russians, and 14 lakh Belarusians. That brutal genocide was actually the result of sheer racial inequality. Our second example comes from ethnic cleansing of Rohingya Muslim. The Rohingya are actually the Muslim minority group who lived for centuries in predominating Buddhist Myanmar. In 1982, they were denied citizenship out of 135 other ethnicities. Since 2016, they have been tortured, persecuted, and expelled from their homes. And now, Rohingya are the world's largest stateless community who have been begging for life in refugee camps. For all these pains and sufferings, their only crime is their ethnicity. If the world claims for equality, why the Rohingya are not equal to other Burmese? That is the question. Let's move towards the 7th body paragraph, and it comes from religion. The point is religious segregation and different version of beliefs. The first example is the debate between Eastern and Western religion. Theologians दुनिया के मजाहिब को दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। एक तरफ आते हैं ईस्टर्न रिलीजन और दूसरी तरफ आते हैं वेस्टर्न रिलीजन्स। वेस्टर्न रिलीजन्स को हम अब्राहमिक रिलीजन्स का नाम भी देते हैं। जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम इसके बड़े मजाहिब हैं, जबकि ईस्टर्न रिलीजन्स को हम एथिकल रिलीजन्स का नाम भी देते हैं। इसमें हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म शामिल हैं।
रिलीजन दर हकीकत सेट ऑफ बिलीव्स का नाम है और डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट सेट ऑफ बिलीव्स हैं और इन डिफरेंसेस की वजह से इंट्रा रिलीजियस और इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम न्यूमेरिकल एनालिसिस करें तो क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है जिसके तकरीबन 2.3 बिलियन फॉलोअर्स हैं। Christianity itself is divided into different sects. The important one are Catholics and Protestant. Catholics और Protestant के दरमियान extensive historical clashes हैं और ये आपस में कई wars भी लड़ चुके हैं। दूसरे नंबर पे इस्लाम है जिसके 1.8 बिलियन बिलीवर्स हैं। इस्लाम में भी डिफरेंट सेक्ट्स हैं जिसमें सुन्नी और शिया दो मेजर ग्रुप्स हैं। इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान एक लॉन्ग स्टैंडिंग एनिमोसिटी है जिसे आप जाकर रीड कर सकते हैं। थर्ड पे अनएफिलिएटेड रिलीजन्स वाले आते हैं और इनकी तादाद 1.2 बिलियन है। इनमें अथीस्ट, डेइज्म, साइंसिज्म और एग्नोस्टिक्स रिलीजन्स शामिल हैं। इनका जो परसेप्शन ऑफ गॉड है या जो परसेप्शन ऑफ ट्रुथ है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अगर हम हिस्टोरिकल एनालिसिस करें तो हमें रिलीजियस वॉर्स और हॉली कॉन्फ्लिक्ट्स की एक लंबी सीरीज नजर आती है और इन रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में एग्जामिनर हमसे डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट टॉपिक पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल सीएसएस में टॉपिक आ गया आर मॉडर्न वॉर्स हॉली वॉर्स। अब इन हॉली वॉर्स की एक लंबी हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री में हमें क्रूसेड का एपिसोड नजर आता है जहां पे रुथलेस अनडन हुआ था और तकरीबन 1 मिलियन से 9 मिलियन की रेंज में लोग मारे गए थे। देन 80 ईयर्स और 30 ईयर्स wars हैं where the world witnessed the most brutal genocide of civilians। अब recent टाइम में हमें इस्लामोफोबिया की वेव नजर आती है जहां पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन इस्लामिक सिविलाइजेशन के अगेंस्ट खड़ी है। अब इन तमाम रिलीजियस वॉर्स और हॉली कॉन्फ्लिक्ट्स की अगर हम एक सिंगल रूट कॉज आइडेंटिफाई करें तो उसमें एक ही रीजन है और वो ये है कि हमारे सेट ऑफ बिलीव्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, जो कि इस बात को जस्टिफाई करता है कि अक्रॉस द वर्ल्ड रिलीजियस सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं करती, विच मीन्स वी ऑल आर नॉट religiously equal. We move towards the 8th body paragraph, which comes from industrial exploitation, and the phrase is widespread economic disparities and unfair treatment of working class. Our first evidence comes from Karl Marx class conflict theory. कार्ल मार्क्स का कहना है कि जो हमारी सोसाइटी है ये दो क्लासेस में डिवाइडेड है। एक तरफ है बोर्जोइस या एलीट क्लास, जबकि दूसरी तरफ है प्रोलेटेरियन या वर्किंग क्लास। द एलीट क्लास ट्राई टू मेंटेन इट्स पावर, प्रेस्टीज, स्टेटस एंड सोशल पोजीशन बाय हुक और बाय क्रूक। यहां मार्क्स का कहना यह भी है कि ये जो क्लास है ये एक हीनस पावरफुल स्ट्रक्चर क्रिएट करती है और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती है। इस क्लास के पास अबंडेंट वेल्थ होती है जो ये पॉलिटिक्स में इन करते हैं और पावर परचेज करते हैं। जब पॉलिटिकल पावर इनके हाथ में आ जाती है तो ये प्रो सेल्फ इंटरेस्ट लेजिस्लेशन करते हैं और फर्दर अपने आप को इनरिच करते हैं और अगेन उस अनफेयर मनी को पॉलिटिक्स में इन्फ्यूज किया जाता है और अगेन पावर परचेज की जाती है और इस तरह यह हीनस साइकिल चलता रहता है। जबकि दूसरी तरफ वर्किंग या प्रोलेटेरियन क्लास
एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एलिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन, ऑपरेशन और डिग्रेडेशन को फेस करती है। इनके पास ना तो क्वालिटी एजुकेशन होती है और ना डिसेंट लाइफस्टाइल। दिस अनजस्ट एंड अनफेयर सिनेरियो इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड बाय ऑक्सफैम रिपोर्ट। According to that report, the world's top 1% own more wealth than the 95% of the world's population. This unequal distribution of wealth once again proves that the statement all are equal is just an illusion and a dream. बात करते हैं 9th बॉडी पैराग्राफ की, जो कि आता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज से। एंड द फ्रेज इज द डेंजरस आइडोलेट्री ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, अ बोन ऑफ कंटेंशन अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने लिखा है आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शंस एंड द एडवेंट ऑफ टू ग्रेट वॉर्स। Yuval Noah Harari writes in his book 21 Lessons for the 21st Century that in the early decades of the 20th century, the global elite in New York, London, Berlin, and Moscow concocted three grand stories: the fascist story, the communist story, and the liberal story. The two great wars, the First World War and the Second World War, were invited by these three stories. The Second World War knocked out the fascist story, and the world became a battleground between communism and capitalism in the next half century. At the end of Cold War, the communist story collapsed and the liberal story celebrated its victory. Now, in the 21st century, all political ideologies such as capitalism, communism, and nationalism are once again wrangling with one another. This loggerhead approach of different ideologies outrightly shows that there is no politically ideological consensus in international community. The second example is the rise of political Islam and its negation in the Western world. जब कोल्ड वॉर एंड हुआ तो फ्रांसिस फोकेयामा ने कहा that is the end of history. The new world order would stand on the principles of liberal democracy and there would be no war, no conflict and no ideological difference. But Samuel P. Huntington strongly disagreed with him and he wrote his thesis Clash of Civilizations. उसने कहा नो, आने वाले वक्तों में हमें माइक्रो और मैक्रो स्केल पर आइडियोलॉजिकल वॉर्स नजर आएंगी और इसकी प्रोमिनेंट एग्जांपल जो है वो वॉर अगेंस्ट टेरर है। सो देयर वाज, देयर इज एंड देयर विल बी नो पॉलिटिकल इक्वालिटी in international community. We move towards the next body paragraph, which comes from unjust distribution of power at international forums. Phrase मैंने लिखा है vertical global political model and asymmetric power distribution. At the end of Second World War, it was the dream of international community to create an equal world for all. For that dream, they created United Nations organizations. But unfortunately, that dream of equality is still a dream where the maximum power is grabbed by Big Five in United Nations Security Council. A single nay of a veto power country can kill any resolution. इसका मतलब यह है कि अगर 192 स्टेट्स किसी एक चीज के साथ एग्री करती हैं और एक सिंगल स्टेट जिसके पास वीटो पावर है वो उससे डिसएग्री कर देती है तो बात उस एक स्टेट की ही मानी जाएगी। सो कहां पे है प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी और कहां पे है प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। इस तरह हमारे पास डिवीजन है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में, जहां एक तरफ लोगों का
लग्जूरियस लाइफस्टाइल है, जबकि दूसरी तरफ लोग भूख का शिकार है। बात करते हैं हम नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ की, जो कि आता है ह्यूमन राइट्स से, और फ्रेज है हमारा डबल स्टैंडर्ड्स एंड द पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। द फर्स्ट एविडेंस इज derived from Amnesty International report which is related to Russian Ukraine war। यहां पे एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है, इन द रिस्पॉन्स ऑफ रशियन यूक्रेन conflict, the world, especially the Western countries, come to support and show solidarity with the Ukrainian people. But we didn't have a similar kind of support and solidarity with the Palestinian people, the people of Ethiopia, Myanmar, and the Democratic Republic of Congo. The same hypocrisy is reflected in the creation of South Sudan. सूडान और साउथ सूडान में सिविल वॉर स्टार्ट होती है। साउथ सूडान में मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियन है। यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड साउथ सूडान को सपोर्ट करते हैं और 2010 में ये एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाती है। जबकि दूसरी तरफ इसराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्टेक्स्ट में जब हम टू स्टेट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड इसे ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर देते हैं। दिस डबल डीलिंग ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रूव्स दैट सर्टेन रिलीजन्स एंड एथनिसिटीज आर प्रेफरेबल टू अदर्स, which is against the principle of impartiality. Let's move towards the 12th point, where I write social unrest because of suppression by the masters and the advent of political revolutions. दुनिया के जितने भी रेवोल्यूशन आए हैं उनके पीछे अगर आप कोई सिंगल रीजन फाइंड आउट करें तो वो इनजस्टिस है। अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, बुल्शेविक रेवोल्यूशन या फिर हमारी अपनी जो फ्रीडम मूवमेंट है उनके पीछे एक ही ड्राइविंग फोर्स थी और वो फोर्स थी इनइक्वालिटी की। अमेरिकन रेवोल्यूशन की हिस्ट्री में जब 7 ईयर वॉर होती है तो फ्रांस हार जाता है और ब्रिटेन वहां पे एब्सोल्यूट कॉलोनियल मास्टर बन जाता है और उस एब्सोल्यूटिज्म के नतीजे में वो वहां पे अनजस्ट टैक्सेस इंपोज करता है और मर्केंटलिज्म की जो पॉलिसीज हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करवा देता है। इस अनजस्ट कॉलोनियल पावर के खिलाफ सन्स ऑफ लिबर्टी वाले खड़े हो जाते हैं और अल्टीमेटली अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो थर्ड स्टेट वालों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। थर्ड स्टेट वाले एक्सट्रीमली रिबेलियस एटीट्यूड अडॉप्ट करते हैं एंड दे रेज द स्लोगन लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और डेथ, द लास्ट वन मच द इजिएस्ट टू बिस्टो। देन रशियन रेवोल्यूशन में एक तरफ बुल्शेविक थे और दूसरी तरफ मेंशेविक और अल्टीमेटली बुल्शेविक की जीत हो जाती है। सेम इज द स्टोरी ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट विच स्टैंड्स ऑन टू नेशन थ्योरी। अगर हर इवेंट में इक्वालिटी होती और लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता तो मेरे ख्याल में हमारे पास लेस रेवोल्यूशनरी ब्लडशेड होना था। वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट एंड माय आर्गुमेंट इज सोशल ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट राइटर्स एंड इट्स रिफ्लेक्शन in literature of inequality. The first example is narrated from Animal Farm, where George Orwell says all animals are equal, but some animals are more equal than others. Furthermore, he compares the lust of humans with non-destructive approach of animals when he declares 4 legs good, 2 legs bad. The second point is illustrated in the context of Monto's writings, where the silence of marginalized community is resonated. बात करते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ की, जो कि आता है इमोशनल पेन से। फ्रेज मैंने लिखा है अनरिक्विटेड लव,
the pain of loving someone when it is one-sided. The first example is taken from a Persian song. I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. On a lonely, broken angel, come and save me before I fall apart. And the second point is narrated in the context of famous lines by Parveen Shakir. चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया, इश्क के इस सफर ने तो मुझको निढाल कर दिया। ऐ मेरी गुलजमी तुझे चाह थी एक किताब की, अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर दिया। मुमकिना फैसलों में एक हिजर का फैसला भी था उसका, हमने तो सिर्फ एक बात की, उसने कमाल कर दिया। एंड द लास्ट पैराग्राफ इज एक्सप्लेन्ड इन द लाइट ऑफ होली कुरान, वेयर अल्लाह अलमाइटी सेज कुल हल यस्तविल्लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून, और कह दीजिए क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर हो सकते हैं। बात करते हैं हम फोर्थ मेन हेडर की, जहां मैंने लिखा है व्हाई इज यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वालिटी अनअचीवेबल। यहां पे हम लस्ट, इनवी, नेशनलिज्म, स्पर्मसिज्म और सेल्फ इंटरेस्ट की जो फोर्सेस हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। The fifth main header is about the analysis of the topic, and here I write, can we create a classless society in the 21st century? And the last one is conclusion. For more videos and lecture, you can join us on this digital platform, English Essay Pressy with Akhtar Nazir. For one-on-one discussion and essay classes, you can contact us on the following number. Thank you so much.